नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की खबरों के बारे में। देश में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है। कुल 7 चरणों में करीब 97 करोड़ मतदाता 543 सांसदों का चुनाव करेंगे। इसके साथ ही देश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। पूर्वी सिंहभूम जिले के उपायुक्त सह निर्वाचन अधिकारी अनन्या मित्तल, जिले के एसएसपी किशोर कौशल, उप विकास आयुक्त मनीष कुमार तथा धालबुम अनुमंडल पदाधिकारी पारुल सिंह ने संयुक्त रूप से मीडिया को संबोधित किया। निर्वाचन अधिकारी अनन्या मित्तल ने बताया कि 29 अप्रैल को अधिसूचना जारी होगी। नामांकन की आखिरी तारीख 6 मई की है। 7 मई को स्क्रूटनी की जाएगी। नामांकन वापसी की आखिरी तारीख 9 मई की है। मतदान की तिथि 25 मई की है। उन्होंने कहा कि जिले में कुल 1887 मतदान केंद्र होंगे। जिले में कुल 18,41,646 मतदाता हैं, जिनमें पुरुष वोटरों की संख्या 9,24,246 है। वहीं महिला वोटरों की संख्या 9,17,272 है। वहीं जिले में कुल 128 ट्रांसजेंडर वोटर्स भी हैं, जो अपने मतदान का प्रयोग करेंगे। जिले में कुल 15,677 दिव्यांग वोटर भी हैं। वहीं 100 से 120 आयु वर्ग के 66 वोटर्स हैं। साथ ही 120 वर्ष आयु को पार करने वाली एक महिला वोटर भी है, इसमें शामिल हैं। उन्होंने कहा कि आदर्श चुनाव आचार संहिता का पालन करते हुए निष्पक्ष चुनाव करवाना हम सबकी जिम्मेवारी है। साथ ही कोई भी मतदाता मतदान से ना चूके, इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वहीं जिले के एसएसपी किशोर कौशल ने बताया कि पूरे चुनाव की प्रक्रिया को नियमों के तहत करवाया जाए, इसको लेकर जिला प्रशासन मुस्तैद है। उन्होंने कहा कि अंतर राज्य एवं अंतर जिले के चेक नाकों को भी एक्टिवेट किया जा रहा है, ताकि चुनाव के दौरान प्रत्येक गतिविधि पर पूरी निगरानी रखी जा सके। साथ ही सोशल मीडिया पर किसी भी तरह के अफवाह फैलाने वालों पर भी पुलिस और प्रशासन सख्ती से कार्रवाई करेगी। जिले में पूर्व की भांति शांतिपूर्वक और निष्पक्ष चुनाव संपन्न हो सके, इसके लिए जमशेदपुर पुलिस तैयार है। लागू कर लिया गया है। इसमें सी विजिल ऐप आज से ही चालू हो जाएगी। एफएसटी टीम और एसएसटी टीम सभी जगहों पर अपना कार्य करना शुरू कर देगी। हमारी एक राउंड ऑफ ट्रेनिंग सभी पोलिंग पर्सनल की हो गई है। पोलिंग पर्सनल की जितनी भी हमारे यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, उससे ज़्यादा हमारे पास अवेलेबल है। उनको ट्रेन किया जा रहा है और उनकी फर्दर ट्रेनिंग और भी कराई जाएगी। साथ ही साथ हमारे सभी जो रोल अपडेशन है वो किया जा चुका है। उसमें हमारे पास अब फॉर्म 7 और फॉर्म 8 की प्रक्रिया को बंद करते हुए फॉर्म 6 की प्रक्रिया अभी भी जारी रहेगी। तो कोई भी नए वोटर हैं वो अभी भी एनरोल किए जा सकते हैं। साथ ही हमारे यहाँ पर वेरियस निर्वाचन के लिए कोषांग जो है वो एक्टिव किए जा चुके हैं। उन सभी में वरीय पदाधिकारी, प्रभारी पदाधिकारी एक्टिव रहेंगे। सभी के लिए सहायक प्रभारी भी हैं, जो कि उस सभी कोषांगों में अपना कार्य देखेंगे। इसके साथ साथ एडीएम लॉ एंड ऑर्डर एमसीसी कोषांग के वरीय रहेंगे और दोनों एसडीएम्स जो हैं वो प्रभारी रहेंगे। इससे रिलेटेड, इलेक्शन से रिलेटेड सभी प्रक्रिया जो है वो पूर्ण की जा रही है। अब 72 आवर्स की एसओपी कार्य करेगी, जिसके तहत हम लोग एक एक कोषांग को एक्टिव करेंगे। एमसी टीम जो हमारी मीडिया मॉनिटरिंग के लिए है, उसको हम लोग एक्टिव करेंगे और उसके लिए हमारी जो कमेटी बनाई जाती है उसमें जिला जनसंपर्क पदाधिकारी जो है वो सदस्य सचिव रहेंगे। सर, अभी समय है फेस्टिवल्स के लिए जो भी गाइडलाइन हमें सीईओ झारखंड सर के द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे, इलेक्शन कमीशन के द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे, उसके हिसाब से हम उसके कार्य करेंगे। सर, कितने बूथ हैं? 1887 बूथ हैं और कुल 1134 हमारे पास बिल्डिंग्स हैं। उसके साथ साथ हमारे पास जितने मतदाता हैं उनकी संख्या जो है 18,41,646 कुल हमारे पास मतदाता है। इसमें मेल मतदाता हमारे पास 9,24,246 हैं और फीमेल मतदाता 9,17,272। ट्रांसजेंडर इसमें हमारे पास 128 है। ऐलान होने के बाद आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है और उसको ध्यान में रखते हुए जो भी प्रोटोकॉल्स हैं उनका पूरी तरीके से पालन किया जाएगा। और ख़ास तौर पर अगर सुरक्षा की हम लोग बात करें, स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन की बात करें, तो उसको ध्यान में रखते हुए जो प्रिवेंटिव एक्शंस रिक्वायर्ड हैं वो प्रिवेंटिव एक्शन सीआरपीसी की डिफरेंट धाराओं के अंतर्गत या सीसीए एवं अन्य जो कानून है उनके अंतर्गत लगातार किए जा रहे हैं। उसमें और भी ज़्यादा तेज़ी लाई जाएगी, जिससे किसी भी प्रकार से चुनाव की प्रक्रिया को कोई भी असामाजिक तत्व प्रभावित ना कर सके। इसके अलावा जो भी वारंट और कुर्की जो भी हिस्ट्री शीटर्स के खिलाफ या अपराधियों के खिलाफ लंबित हैं थानों में, उसको भी मिशन मोड में लेकर के उनके निष्पादन का निर्देश दिया गया है, जिसकी लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके अलावा
जो FSTs और SSTs हैं वो आज से फंक्शनल हो जा रही हैं 3 पर कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी कि टोटल 18 FST और SST भी उसी संख्या में। इसके अलावा 12 अंतर्राज्यीय चेक नाके एक्टिवेट किए गए हैं, जहां पर से जो भी मूवमेंट हो रहा है होने की आशंका है, वो चाहे लिकर हो या कैश हो या फिर और किसी भी तरीके की ऐसी चीज़ जिसका कि चुनाव में गलत इस्तेमाल किया जा सकता है, उस पर निगरानी रखने के लिए, उस पर पूरी तरीके से रोक लगाने के लिए चेक नाके एक्टिवेट किए गए हैं। अंतर जिला चेक नाके भी बहुत जल्द एक्टिवेट किए जा रहे हैं। इसके अलावा अंतर्राज्यीय जो अपनी सीमाएँ हैं, खासतौर पर बंगाल और उड़ीसा के साथ हम लोगों की सीमा लगती है। हम अगर अपने 4 विधानसभा क्षेत्रों की बात करें इस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत, तो बंगाल और उड़ीसा के विभिन्न थानों के साथ और जिलों के साथ वो सीमाएं लगती हैं, तो उनके साथ भी समन्वय किया गया है, उनके साथ भी बैठकें की गई हैं, जिससे कि इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन भी बना रहे, क्योंकि पूरे भारत में ये चुनाव होने हैं। तो एक तरीके से पूरी मुकम्मल तैयारी की जा रही है इसको लेकर के। काफ़ी सारे स्टेप्स उठाए गए हैं, आने वाले समय में और भी स्टेप्स लिए जाएंगे। और साथ ही साथ अगर हम सुदूर क्षेत्रों की बात करें, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की बात करें, तो वहाँ को लेकर के भी विशेष तौर पर रणनीति बनाई गई है। और जैसे पूर्व में जिस प्रकार से शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ चुनाव होते रहे हैं, इस वर्ष भी प्रशासन और पुलिस का एक समेकित प्रयास है कि हम लोग बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न करें। सोशल को लेकर के ECI के द्वारा भी गाइडलाइंस तय की गई है, और IPC के अंतर्गत भी हम लोग अगर देखें या RP एक्ट के अंदर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के अंतर्गत देखें, तो पर्याप्त प्रावधान ऐसे किए गए हैं जिसमें कि कहाँ वो रेड लाइन तय होती है, कहाँ पर आप उस लक्ष्मण रेखा को कहीं ना कहीं क्रॉस कर जाते हैं, वो तय किया गया है, जिसका कि विस्तार से प्रचार प्रसार भी किया गया है। और इस पर पूरी निगरानी रखी जाएगी, प्रशासन के स्तर से भी और पुलिस के स्तर से भी सोशल मीडिया सेल का गठन किया गया है, जो लगातार इन चीज़ों की निगरानी करेगी। और सुओ मोटो कॉग्निजेंस भी इस बात पे लिया जाएगा, और अगर कोई शिकायत हम लोगों के पास आती है सी विजिल या किसी भी अन्य माध्यम से, तो उस पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, या बहुत सारे बतेरे इस प्रकार के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। अगर उसका, जैसा मैंने कहा कि जो कानून संगत नहीं है, कहीं ना कहीं उसका कोई वायलेट करता है, तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसलिए चुनाव कराने की बात होती है, तो खास तौर पर देखा जाए तो अभी अगले 1 महीने में देखें तो कुछ महत्वपूर्ण पर्व त्यौहार भी हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए प्रशासन और पुलिस पूरी तरीके से सचेत है। और यही कारण है कि मैंने बताया कि प्रिवेंटिव एक्शंस लगातार लिए जा रहे हैं, लगातार गश्त बढ़ाई जाएगी, और जो भी इस प्रकार के तत्व हैं जो कहीं न कहीं विधि व्यवस्था को चुनौती देते रहे हैं, उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई। और लोकसभा आम चुनाव 2024 की तारीखों की घोषणा के बाद जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त रांची राहुल कुमार सिन्हा एवं वरीय पुलिस अधीक्षक रांची चंदन सिन्हा ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक रांची ने जिले में चुनाव को लेकर की जा रही तैयारियों की विस्तृत जानकारी मीडिया को दी। सभी तरह के पॉलिटिकल प्रोग्राम्स के ऊपर, सभी तरीके के गवर्नमेंट प्रोग्राम्स के ऊपर समान रूप से लागू होगा। अगले 72 घंटों के SOPs के अनुसार जिले में सभी राजनीतिक पार्टियों के पोस्टर्स, बैनर्स, झंडे इत्यादि उतार लिए जाने हैं, क्योंकि भविष्य में अगर लगाए जाते हैं तो ये इलेक्शन एक्सपेंडिचर में काउंट किया जाएगा। सभी राजनीतिक दलों के साथ मीटिंग करते हुए उनको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की सभी जानकारियां उपलब्ध करा दी गई हैं, और जितनी भी डूज एंड डोंट्स होते हैं उसके बारे में उन्हें प्री इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट कर दिया गया है। सभी बैंक्स के ऑफिसर्स को भी इलेक्शन एक्सपेंडिचर से संबंधित डिटेल्स उपलब्ध करा दिए गए हैं। किस प्रकार से कंटेस्टिंग कैंडिडेट किसी एक बैंक ब्रांच में खाता खोलेंगे और कैसे उसमें उनका मूवमेंट होगा, मनी का कैसे ट्रांजैक्शंस होगा, उसके भी डिटेल्स उनको बता दिए गए हैं। माननीय भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा इस लोकसभा में प्रति कैंडिडेट 95 लाख रुपीस का इलेक्शन एक्सपेंडिचर का लिमिट फिक्स करके रखा गया है। इसकी जानकारी भी सभी पॉलिटिकल पार्टीज को उपलब्ध करा दी गई है। जिले में सभी इलेक्शन के कोषांग एक्टिवेट हो चुके हैं। इन सभी कोषांगों के वरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक हो चुकी है। कार्मिक कोषांग, ट्रेनिंग कोषांग, EVM कोषांग, मटेरियल कोषांग, ऑब्जर्वर सेल सभी अपने अपने नियत समय पे अपने नियत स्थान पर कार्य करना शुरू कर चुके हैं, और आज से ही विभिन्न इलेक्शन से संबंधित डायरेक्शंस का अनुपालन भी प्रारंभ हो चुका है। इलेक्शन एक्सपेंडिचर की पूरी जो मैकेनिज्म है, जिसमें कि फ्लाइंग स्क्वाड टीम, स्टैटिक सर्विलेंस टीम, वीडियो सर्विलेंस टीम, वीडियो विविंग टीम तथा अकाउंटिंग टीम है, उन सभी के साथ भी आज सवेरे ही ब्रीफिंग हो चुकी है, और उनको इलेक्शन एक्सपेंडिचर के पूरे सुपरविजन के लिए वेरियस गाइडलाइंस दे दिया गया है। वह इंश्योर करके रखेंगे कि किसी भी तरीके का इलेक्शन एक्सपेंडिचर
में लाखिनवाज नहीं आए और सभी कैंडिडेट बिल्कुल भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार ही कार्य करें। और सरायकेला खरसावां जिला में 2 चरणों में लोकसभा चुनाव होगा। सिंहभूम संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत संपूर्ण सरायकेला विधानसभा एवं खूंटी संसदीय क्षेत्र अंतर्गत संपूर्ण खरसावां विधानसभा क्षेत्र में चौथे चरण में 13 मई को मतदान निर्धारित है, जबकि रांची संसदीय क्षेत्र अंतर्गत संपूर्ण ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र में छठे चरण में 25 मई को मतदान होगा। चुनाव को लेकर सभी प्रकार की तैयारी पूरी कर ली गई है। जिला उपायुक्त रविशंकर शुक्ला एवं पुलिस अधीक्षक मनीष टोप्पो ने शनिवार शाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आदर्श आचार संहिता के अनुपालन बरती जाए। उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने कहा कि चौथे चरण में होने वाले सिंहभूम एवं खूंटी संसदीय क्षेत्र चुनाव के लिए सरायकेला विधानसभा क्षेत्र में 431 एवं खरसावां विधानसभा क्षेत्र में 282 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जबकि छठे चरण में होने वाले रांची संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के मतदान के लिए जिले के ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र में 340 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मार्च 2024 से सरायकेला खरसावां जिला क्षेत्र में भी अन्य क्षेत्रों की भांति आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गया है। इस क्रम में सरायकेला खरसावां जिला के अंतर्गत 3 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के विधानसभा क्षेत्रों में निर्वाचन संबंधी कार्रवाई हुई है। ये 3 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र रांची, सिंहभूम तथा खूंटी है और इसमें सिंहभूम तथा खूंटी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्रमशः सरायकेला एवं खरसावां विधानसभा क्षेत्रों के अंतर्गत चतुर्थ चरण में निर्वाचन संबंधी कार्रवाइयाँ होंगी। उक्त के क्रम में जो गजट नोटिफिकेशन है वो 18 अप्रैल 2024 को और मतदान 13 मई 2024 को संपन्न होगा। इसी प्रकार से रांची संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र में छठे चरण में निर्वाचन की कार्रवाई होगी। उधर कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को 27 मार्च 2024 को सशरीर चाईबासा की एमपी एमएलए की विशेष अदालत में हाजिर होना होगा। एमपी एमएलए विशेष अदालत के न्यायाधीश ऋषि कुमार की अदालत ने राहुल गांधी की याचिका को खारिज करते हुए ये निर्देश दिया है। राहुल गांधी पर आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ राहुल गांधी ने 2018 में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसके बाद भाजपा के नेता प्रताप कटियार द्वारा चाईबासा कोर्ट में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में वाद दायर किया गया था। ये मामला रांची के एमपी एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया था, लेकिन चाईबासा में एमपी एमएलए कोर्ट शुरू हुआ तो केस को चाईबासा ट्रांसफर कर दिया गया। अधिवक्ता केशव प्रसाद ने बताया कि अप्रैल 2024 में चाईबासा एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था, जिस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। तब 27 फरवरी 2024 को कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया। इसके बाद राहुल गांधी के वकील के द्वारा कोर्ट में आवेदन देकर राहुल गांधी के सशरीर उपस्थित होने से छूट मांगी गई थी, लेकिन अदालत ने 14 मार्च 2024 को उनके आवेदन को ही खारिज करते हुए 27 मार्च को सशरीर उपस्थित होने का आदेश जारी किया है। 2018 में तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के राहुल गांधी ने अपने अधिवेशन में भाजपा के विरुद्ध ये कहा था कि भाजपा में कोई भी हत्यारा अध्यक्ष बन सकता है, जिसको लेकर के हमारे प्रताप कुमार जी ने चाईबासा के उपाध्यक्ष थे, उन्होंने कहा कि उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचा, जिसको लेकर चाईबासा न्यायालय में उन्होंने एक वाद दाखिल किया राहुल गांधी के विरुद्ध। उस बात को देखते हुए उच्चतम न्यायालय के द्वारा संज्ञान लिया गया 2022 में। संज्ञान लेने के बाद उनको एक नोटिस इशू किया गया कि आप उपस्थित हो न्यायालय में, उनका भी उन्होंने सम्मान नहीं किया। उसके बाद अप्रैल 2022 में उनके विरुद्ध जमानती वारंट भेजा गया, उसका भी उन्होंने सम्मान नहीं किया और न न्यायालय में उपस्थित हुए। तब सक्षम न्यायालय के द्वारा 27 फरवरी 2024 को गैर जमानती वारंट उनके विरुद्ध निर्गत किया गया, जिसको लेकर के राहुल गांधी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से चाईबासा न्यायालय में
205 सीआरपीसी के तहत एक आवेदन दाखिल किया कि उनको सशरीर उपस्थित रहने से छूट दिया जाए, जिसको सक्षम न्यायालय के द्वारा 14/3/2024 को खारिज कर दिया गया और 27/3/2024 को उनकी उपस्थिति के लिए आज रखा गया। देश में लोकतंत्र के महापर्व की घोषणा कर दी गई है। कुल 7 चरणों में पूरे देश में लोकसभा का आम चुनाव करवाया जाएगा। चुनाव की घोषणा होने के बाद नेता प्रतिपक्ष झारखंड विधानसभा अमर कुमार बावरी ने देश के 140 करोड़ जनता को शुभकामनाएं दी और चुनाव के इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार है। इस बार एनडीए गठबंधन 400 से अधिक सीटों पर जीत हासिल करेगी, वहीं भाजपा 370 से अधिक सीटों पर कमल खिलाएगी। उन्होंने कहा कि झारखंड में भी सभी 14 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत निश्चित तौर पर होगी। लोकतंत्र के महापर्व लोकसभा के आम चुनावों की आज तारीखों की घोषणा हो चुकी है। 7 चरण में यह चुनाव संपन्न होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी इस चुनावी समर में एक बार पुनः तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए कमर कस करके तैयार है और इस बार एनडीए 400 के आंकड़े को पार करेगी। 370 भारतीय जनता पार्टी के कमल खिलेंगे। झारखंड में भी 14 की 14 सीटें हम लोग एनडीए गठबंधन जीतेंगे। आप सबको इस चुनावी महापर्व की अग्रिम शुभकामनाएं और हम सब मिलकर के इस लोकतंत्र के महापर्व को अपने एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते इसको सफल बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता अपने मतदान का प्रयोग करके विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में जो हमारी प्रतिष्ठा बनी है उसको और मजबूत करें। इलेक्शन कमीशन को एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन संपन्न कराने के लिए एक शुभकामनाएं और साथ ही साथ भारत के तमाम नागरिकों को, मतदाताओं को भी इस पर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अग्रिम शुभकामनाएं एवं बधाई। वहीं घोषणा के बाद प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि चुनाव फेयर हो ऐसा विश्वास है। हम उम्मीद कर सकते हैं कि चुनाव आयोग ने बातें डाली हैं वेबसाइट पर, तो अब आने वाले समय में सबको पता होगा किसने कितना इलेक्ट्रोल बांट लिया। उन सभी चीजों का पता चलेगा। सभी लोगों की भावना के साथ जो सरकार ने खिलवाड़ किया है उसी आधार पर लोग मतदान करेंगे। हम 14 में से 14 सीट पर जीत दर्ज करेंगे। सीटों का मामला पूरी तरह से सुलझा हुआ है। देखिए, चुनाव की घोषणा हो चुकी है और चुनाव फ्री एंड फेयर हो ऐसा हमारा विश्वास है। जो जिस तरह से मुख्य चुनाव आयुक्त ने सारी बातों को बताया है, हम ये कह सकते हैं कि चुनाव संजीदगी के साथ होगा और जो चुनाव आयोग ने वेबसाइट पे सारी बातें डाली है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद तो अब आने वाले समय में सबको पता होगा कि किसने किससे क्या लिया, इलेक्ट्रोल बॉन्ड क्या था, कैसे लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया गया। उन सारी चीज़ों का पता चलेगा तो लोग निश्चित रूप से चुनाव में जब भाग लेंगे तो इन सारी बातों का ख्याल करके बेरोजगारी किस कदर बढ़ी है, महिलाओं पर अत्याचार किस कदर बढ़ा है और किस तरह से सारे लोगों के साथ खिलवाड़ हुआ है भावनाओं के साथ। जो लोगों ने सोच करके कि 15 लाख रुपए आएंगे, 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ नौकरियां हर साल मिलेगी और वो नहीं मिला है। हम समझते हैं कि इन सारी बातों पर जनता फैसला लेगी और उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। बूथ लेवल की बात हो, जो प्रखंड पंचायत स्तर की बात हो, सभी जगहों पर पूरे तैयारी के साथ हैं। हम समझते हैं हम 14 की 14 सीट पर संगठन के साथ साथ गठबंधन को भी जीत दिलाने के काम। तो सीटों का मामला सुलझ गया पूरा? बिल्कुल, सीटों का मामला पूरी तरह से सुलझा हुआ है और निश्चित रूप से सब लोगों को हमसे ज़्यादा उम्मीद होती है, इसलिए हमारे गठबंधन पे ज़्यादा सवाल होता है। अभी तक सामने वाले का गठबंधन का कुछ पता नहीं है, कोई सवाल का ना उन्होंने 9-10 वर्षों तक जवाब दिया है, ना हम समझते हैं मीडिया को संबोधित करेंगे। अब चुनाव आया है, निश्चित रूप से जनता के संबोधन के माध्यम से आपको भी लोगों की बातों का
वहीं राजधानी रांची के झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी कार्यालय में वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य के द्वारा एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित की गई एवं इस समय दत्त सम्मेलन के माध्यम से भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा चुनावी शंखनाद की घोषणा के बाद भाजपा के इशारे पर काम करने की बात भी कही गई। पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता ने कहा कि चुनाव आयोग की घोषणा के साथ उसकी चालाकी भी पकड़ी गई है, क्योंकि एक पार्टी के द्वारा पंचायत से राष्ट्रीय स्तर तक विज्ञापन किया जा रहा है, जिसका लेखा जोखा भी जरूरी है। वहीं इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से जो भी चंदा आ रहा है उसे जब्त कर लिया जाना चाहिए, जिससे चुनाव आयोग की विश्वसनीयता बनी रहेगी। उसमें सबसे बड़ा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी का होता है। जानकारी इसलिए नहीं आती। आप लोगों को याद होगा कि एक आईपीएस अधिकारी ने प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर चेक कर लिया था, तो वो बर्खास्त कर दिया गया था। प्रधानमंत्री के वक्तव्य पर जब एक निर्वाचन आयुक्त लवासा साहब ने आपत्ति जताई तो उनको हटा दिया गया। उनकी पत्नी पर ईडी का रेड भी हुआ। तो ऐसे परिस्थिति में हम तो चुनाव आयोग पर विश्वास करते हैं, इसलिए ये भी जरूरी है कि चुनाव आयोग अपनी विश्वसनीयता को कायम करे। चुनाव आयोग फिर से देखे, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा संवैधानिक रूप से अवैध करार दिए गए जो धनराशि है, कहीं उसका उपयोग पुनः भाजपा तो नहीं करेगी। क्योंकि 19 के बाद से 24 तक भारतीय जनता पार्टी को जो इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा मिला वो तत्काल चुनाव आयोग को जब्त कर लेना चाहिए। तब हमको लगता है कि चुनाव आयोग का आज के बाद से वो हर गतिविधि, हर राजनीतिक दल का निगरानी रखे, जो कंप्लेन उन तक पहुंचती है उसका कंप्लायंस हो, चीजें एक तरफा नहीं हो कि बटन में यहां दबाएंगे तो आवाज कहीं और जाएगा, ऐसा बटन दबाओगे कि फांसी कोई और चढ़ेगा। खुले तौर पे सांप्रदायिक बात करेंगे, वो बातें भी बंद हो जानी चाहिए। और चुनाव आयोग को यह भी तय करना चाहिए, उन्होंने कहा कि जो लहर बहने की बात आई, तो लहर तो नेशनल मीडिया ने बहा ही दिया। अब बहाने में खाली एक चीज जोड़ेंगे कि ये हमारा विज्ञापन है। मतलब बहाने के बहाने सब तो बह जाएगा। और अंतिम में हम लोग देखते हैं सिनेमा में एक डिस्क्लेमर होता है, वही एंकर है, वही पार्टी का प्रवक्ता है, उसी के प्रश्न है, उन्हीं का जवाब है। लास्ट में नीचे लिखा रहेगा चैनल इसके लिए जिम्मेवार नहीं है, और वो भी इतना धीरे में जाएगा कि बहाने वाला तो बह जाएगा रमता जोगी की तरह।
तो ये कुछ एप्रीहेंशंस थे हमारे जो हमने आप तक पहुंचाए। और इधर सरायकेला जिले के 20 परीक्षा केंद्रों में रविवार की सुबह झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा शांतिपूर्वक प्रारंभ हुई। परीक्षा के दौरान विधि व्यवस्था पर नजर रखने के लिए जिला स्तर पर तैयार टीम सक्रिय रही। सुरक्षा को लेकर परीक्षा केंद्रों के परिसर में धारा 144 लागू कर दी गई है। सरायकेला खरसावां जिले में कुल 20 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां 8832 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। जिले के एसई रेलवे इंटर कॉलेज सिन्नी, डीएवी पब्लिक स्कूल, एनआईटी कैंपस आदित्यपुर, वार्षिणी +2 उच्च विद्यालय सिन्नी, संत फ्रांसिस डी सेल स्कूल सरायकेला, सेंट्रल पब्लिक स्कूल आदित्यपुर, सरस्वती शिशु मंदिर उच्च विद्यालय सरायकेला, श्रीनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन आदित्यपुर, KVPSD +2 उच्च विद्यालय सरायकेला आदि परीक्षा केंद्रों में शांतिपूर्वक झारखंड लोकसभा आयोग की परीक्षा प्रारंभ हुई है। विद्यार्थी इस सेंटर में एग्जाम देने आए हुए हैं और अपियर हो चुके हैं, पहुंच चुके हैं और उसका जितना भी हमारा ये सामग्री था ये आयोग के आधार पर वो सब हम चेक कर लिए हैं। वो सब किसी में कोई किसी त्रुटि नहीं पाया गया है। सब स्वतंत्र रूप से पेन और अपना आवश्यक एडमिट कार्ड लेके ही प्रवेश किए हुए हैं। कुछ चल रहा है, क्वेश्चन का भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसके लिए किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं आई है। और जमशेदपुर के 72 परीक्षा केंद्रों में जेपीएससी की परीक्षा शुरू हो गई है, जहां राज्य के विभिन्न प्रांतों से आए 32,000 छात्र छात्राएं अपने भविष्य को संवारने के लिए परीक्षा में शामिल हुए। जेपीएससी की परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा हर परीक्षा केंद्र में मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है, जहां कई उड़न दस्ता की टीम पूरे शहर का भ्रमण कर रही है। एसडीओ के आदेश पर सभी परीक्षा केंद्र में धारा 144 लगाई गई है, जहां 2 पाली में परीक्षा संपन्न कराई जा रही है। पहली पाली सुबह 10 बजे से 12 बजे तक की थी, दूसरी पाली 2 बजे से 4 बजे तक की होगी, जहां राज्य के विभिन्न प्रांतों से आए छात्र छात्राएं हर प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। वहीं जिले के वरीय अधिकारी सभी परीक्षा केंद्र का घूम कर निरीक्षण कर रहे हैं। वहीं सभी परीक्षा केंद्र के बाहर परीक्षा देने आए छात्रों के अभिभावक की भारी भीड़ नजर आ रही है, जहां कई छात्र समय बीत जाने के बाद परीक्षा केंद्र पहुंचे हैं। से आए हैं और ये जो सेंटर है जेपीएससी का जो एग्ज़ाम होने वाला है, थोड़ा सा व्यवस्था के सही नहीं लग रहा है। 9 बज चुका है और एंट्री अभी हुआ नहीं है। हाँ। तो ये चीज़ थोड़ा सा बच्चों में थोड़ा टेंशन पैदा हो जाता है। सही कहाँ लिखेगा एग्जाम? जेपीएससी का है, बेटी दे रही है रांची से। देखिए अब तो प्रशासन का अंदर काम है, कैसे क्या करेंगे नहीं करेंगे, समय पर इन लोग का क्वेश्चन पेपर मिलेगा नहीं मिलेगा ये बताना मुश्किल है। तो अंदर में जो व्यवस्थापक है वही देखेंगे ना। और सिंहभूम के सांसद गीता कोड़ा ने शनिवार को गोवा जनरल ऑफिस से लेकर नुइया गांव तक लगभग 3 किलोमीटर सड़क का शिलान्यास किया। जानकारी के अनुसार ये जर्जर सड़क काफी खराब हो गई थी। खासकर बारिश के दिनों में इस 3 किलोमीटर सड़क पर चलना मुश्किल का सबब बन गया था। सड़क कीचड़ में होने के कारण कई मोटरसाइकिल चालक दुर्घटनाग्रस्त भी हो चुके हैं। साथ ही पैदल चलने वाले लोगों को सड़क पार करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। सड़क की जर्जर स्थिति को देखते हुए महिलाओं ने कई बार आंदोलन भी किया था। सांसद गीता कोड़ा ने लोगों को आश्वस्त करते हुए कहा था कि वे सड़क निर्माण को लेकर काफी प्रयासरत हैं और आज सांसद गीता कोड़ा का प्रयास रंग लाया। वर्ष 2017 में गुआ हाथी चौक से लेकर सलाई गांव तक सड़क का निर्माण करवाया गया था, परंतु इस सड़क निर्माण के दौरान गुआ सेल के जनरल ऑफिस से लेकर नुइया गांव तक लगभग 3 किलोमीटर सड़क को जर्जर अवस्था में छोड़ दिया गया था। इस संबंध में सांसद गीता कोड़ा ने पथ निर्माण विभाग की कार्यपालक अभियंता को पत्र लिखकर उक्त सड़क का निर्माण कराने का आग्रह किया था। उसके बाद विधायक सोनाराम सीकू के द्वारा भी सड़क निर्माण के लिए कार्यपालक अभियंता को पत्र लिखा गया था, जिसमें कहा गया था कि आमजनों की समस्याओं के मद्देनजर छूटे हुए भाग का डीपीआर बनाकर सड़क का निर्माण कराने की स्वीकृति दी जाए। उसके बावजूद सड़क का नहीं बनना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन सांसद गीता कोड़ा ने कहा कि काफी प्रयास के बाद इस जर्जर सड़क के निर्माण कार्य की स्वीकृति मिल गई है और इस सड़क का टेंडर हो गया है। अब बहुत जल्द ही ये 3 किलोमीटर जर्जर सड़क निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। इस मौके पर भाजपा के कार्यकर्ता सहित विभिन्न समूह की महिलाएं मौजूद थी।
वहीं शनिवार को सिंहभूम सांसद गीता कोड़ा का गुआ साई से भव्य स्वागत किया गया। यहां पूरे आदिवासी रीति रिवाज से पुष्प वर्षा, माल्यार्पण और आतिशबाजी कर आम जनता द्वारा उनका स्वागत किया गया। मुंडी प्रखंड के गुआ पश्चिमी पंचायत अंतर्गत गुआ साई गांव में गुआ साई से लेकर प्रीपेड कॉलोनी तक सिंहभूम सांसद गीता कोड़ा ने पीसीसी पथ निर्माण को लेकर शिलान्यास किया। सांसद गीता कोड़ा ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि गुआ साई से लेकर प्रीपेड कॉलोनी तक ग्रामीणों को आने जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। खासकर ज्यादा परेशानी बारिश के दिनों में होती थी। ये रास्ता पूरा कीचड़ में तब्दील हो जाता था। इस समस्या के समाधान के लिए गुआ साई गाँव के ग्रामीणों ने सड़क बनाने की मांग की थी। ग्रामीणों की मांग को लेकर उपायुक्त से सड़क निर्माण के संबंध में वार्ता की गई थी और अब इस सड़क का DMFT फंड से निर्माण किया जा रहा है। बता दें कि ये सड़क खदान क्षेत्र अंतर्गत आता है। यहाँ संचालित खदानों का प्रॉफिट का एक अंश DMFT फंड में जमा होता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच की वजह से ही DMFT फंड की स्थापना की गई और इस फंड से क्षेत्र का विकास हो रहा है। सड़कें थी और काफ़ी लंबे समय से हम लोग प्रयासरत थे कि ये सड़क बने, लेकिन राजनीतिक कारणों से जो मेन रोड है GME से लेकर के जो रोड है वो रोड मेन रोड जिसको बोलते हैं वो राजनीतिक कारण से उसको दबा दिया गया था। चोरी चुपके मुख्यमंत्री जी से, तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से इसको ऑनलाइन उद्घाटन करवा दिया गया, जबकि उस समय टेंडर भी नहीं हुआ था, अलॉट भी नहीं हुआ था, उसके बावजूद उसको कर दिया गया था। जब हम लोगों को इसकी सूचना मिली तो हमने बात किया और सही जो जेन्युइन जहां होना चाहिए, जहां के लोगों के लिए ये सड़क है उनको जानकारी हो, इसलिए आज हम लोगों ने इसका भूमि पूजन किया ताकि लोगों को जानकारी हो कि ये सड़क सैंक्शन हो चुका है और ये बहुत जल्द बनने वाला है। नहीं तो ऐसे राजनीतिक कारणों से इसे दबाने का, ये छुपाने का प्रयास किया जा रहा था और ये यहाँ के लोगों के साथ अन्याय होता है। तो इसलिए आज हम लोग यहाँ स्वयं आकर के हम लोगों ने किया और हम लोग ने कहा है कि जल्द इसको शुरू करें और इस काम बरसात से पहले इसका समापन करें। मैडम, जिस तरह से सड़क 2 किलोमीटर 12 करोड़, क्या लगता है किसी को पर्सनल लाभ पहुंचाने का हो या फिर इसमें भी कुछ? नहीं, क्योंकि ये माइंस एरिया है और यहाँ काफ़ी हेवी गाड़ियाँ चलती हैं और ये काफ़ी बिजी रोड है, इसलिए इसका एस्टीमेट उसी अनुसार बना है ताकि ये उस भार को सह सके। और भाजपा से आप प्रत्याशी नियुक्त हो चुके हैं और आज तक जो महागठबंधन है वहाँ से एक भी घोषणा नहीं हुई है, इसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे? अब देखिए, क्योंकि चुनाव अब ये हो चुका है, अब दूसरे के घर में ताक-झाक करना मेरी आदत नहीं है। भाजपा ने मुझे प्रत्याशी के रूप में घोषित किया है और हम लोग अपना काम कर रहे हैं और यहाँ से हम लोग एक कमल का फूल आदरणीय मोदी जी को समर्पित करेंगे। और पोटका विधायक संदीप सरदार के अथक प्रयास से डुमरिया प्रखंड अंतर्गत सेरालडी से उड़ीसा सीमा तक सड़क निर्माण की स्वीकृति मिलने पर ग्रामीणों ने खुशियां मनाई। डुमरिया प्रखंड में सेरालडी से उड़ीसा सीमा तक सड़क निर्माण की झारखंड सरकार द्वारा स्वीकृति मिलने पर शनिवार को ग्रामीणों ने खुशियां मनाई। इस मौके पर सेरालडी चौक में झामुमो डुमरिया प्रखंड कमेटी द्वारा ग्रामीणों के बीच लड्डू का वितरण किया गया। ग्राम प्रधान लक्ष्मण हांसदा के नेतृत्व में ढोल नगाड़ों के साथ ग्रामीण झूम पड़े। इस सड़क के निर्माण में 67 करोड़ खर्च होंगे। सड़क का निर्माण जल्द शुरू होगा। मौके पर झामुमो प्रखंड अध्यक्ष मिर्जा सोरेन, केंद्रीय सदस्य शंकर चंद्र हेम्ब्रम, प्रमुख गंगामणि हांसदा, 20 सूत्री अध्यक्ष भगत बास्के, भगत हांसदा, उदय मुर्मू मौजूद थे। ये हम लोग इसलिए मना रहे हैं ये सेरालडी से बारूनिया उड़ीसा बॉर्डर तक जो सड़क निर्माण का कार्य होने वाला है, इसके लिए विधायक संदीप सरदार को हम लोग गांव की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद हमारे मुख्यमंत्री राज्य के जो चंपाई सोरेन, उसको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इसलिए हम लोग ये रोड बन रहा है, इसलिए हम लोग खुशी के हिसाब से हम लोग बहुत बहुत मैंने धन्यवाद या खुशी मना रहे हैं। रोड आप लोग का टूटा हुआ है 10-12 साल हो गया शायद, ऐसी बहुत खराब है, बन रहा है तो हम लोग खुशी जाहिर कर रहे हैं। इसके लिए विधायक और हम लोग का मुख्यमंत्री चंपाई सर, उसको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं हम लोग। कौन-कौन गाँव को इससे फायदा हुआ? ऐसे सेरालडी एक तो पुनासीबाद,
मंदा हुआ, परसा हुआ, नरसिंहवाल हुआ, सेगेवाली हुआ, बड्डी हुआ, इसका नरसिंहवाल हुआ, बरुनिया हुआ, इसके बाद उड़ीसा बॉर्डर तक जा रहा है जो बरुनिया तक। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पार कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।